तो हाय फ्रेंड्स। तो आज आप लोग के लिए हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पेपर 2 यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए क्लास लेकर आया हूं और ये आपका पहला क्लास है। तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के आधार पर अगर आप जीआरएफ का तैयारी कर रहे हो, नेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जीआरएफ चाहते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और इस तरह से लगातार आने वाले क्लास में आपको जुड़े रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो जैसे आप लोग को सिलेबस में हम बतलाए थे, बात किए थे कि हम इस तरह से कुछ पढ़ेंगे जिसको जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, यानी कि आपका जो गणितीय जो पाठ है और आपका जो कह सकते हैं कि आपका वेस्टी जो पार्ट है ना, यूनिट 1, समझ गए। वेस्टी जो फर्स्ट में है उसको आपका वेस्टी अर्थशास्त्र को गणितीय अर्थशास्त्र में जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका उपयोगिता का बात हो, है ना, आपका उपभोक्ता बचत की बात हो, ये सब का मांग की बात हो, ये सब का आपका मैथ का पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सब आप ये स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को बता दें कि जैसा सिलेबस में पहले आप लोग को बताया गया है क्या कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, क्या है आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तो आप चलिए, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत इतने सारा पाठ है ना, और इस पाठ को देखना पड़ेगा। तो अब आप लोग को बता दें कि स्टार्ट करते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत जैसे आपका सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता, है ना, कुल उपयोगिता, इसमें आगे पीछे करके लिखा हुआ है ना, ऊपर नीचे हो गया है। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण वाला भाग से, समझ गए, जैसे वहाँ पर दिया गया है। तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर करें, है ना, और लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट लिखिए, और इस तरह से वीडियो चाहते तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। ये कहता क्या है कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, हम लोग आज पाठ देखने वाले हैं सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। तो आप लोग बता दें इसका प्रतिपादन, है ना, जो जन्मदाता है कौन किया, प्रोफेसर मार्शल ने किए। ठीक है, अब इसलिए इसे मार्शल का विश्लेषण भी कहते हैं, समझ गए। अब बताया जा रहा है कि मार्शल उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किए हैं। कौन सा, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किए हैं। आगे हम लोग चलकर देखने वाले हैं कि उपभोक्ता के आर्थिक विवेक, है ना, बुद्धि का सिद्धांत भी लाए हैं, है ना, इसको कह सकते हैं। अब देखिए कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का मान्यताएं। ठीक है, आप लोग बता दें इसको हम लॉन्ग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है उस तरह से आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स उठा लिया गया है। ठीक है, उठा लिया है। जैसे आपका सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की जो मान्यता है MUA, ठीक है, कहता है कि सारी प्रक्रिया में उपभोक्ता की आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहनी चाहिए, है ना, रहती है। तो आपका उपभोक्ता की आवश्यकता जो है चेंज नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। उपभोक्ता के पास मौद्रिक आय की एक निश्चित रकम होनी चाहिए, मतलब उपभोक्ता के पास जो पैसा हो, रुपया हो, वो आपका एक लिमिट होना चाहिए, समझ गए। उनके बाद है आपका अनेक अनेक खरीदारों में से वह एक हो। ठीक है, ये मान्यता के अंतर्गत आ रहा है। आगे है कि उपभोक्ता सभी वस्तुओं के मूल्यों को जानता है। ठीक है, मतलब उसको पता है पूरा मार्केट में, समझ गए, जिसमें प्रत्येक वस्तु समरूप है। क्या कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक वस्तु क्या है, समरूप है। अब उनके बाद बात यहाँ पर ये किया जा रहा है कि उपभोक्ता अपनी आय को, ठीक है, उपभोक्ता अपनी आय को अत्यंत छोटी मात्रा में भी, ठीक है, क्या है कि अत्यंत छोटी मात्रा में भी व्यय कर सकता है, समझ गए। उपभोक्ता विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है, समझ गए। उपभोक्ता क्या है कि विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। अब आगे देखिए कि
उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है ना, आपका मार्शल का जो मार्शल विश्लेषण जो इसमें है, दो आधारों पर आधारित है। मार्शल का जो विश्लेषण है दो आधारों पर आधारित है, दो सिद्धांत पर, ठीक है। कहता है पहला क्या है कि मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। मूल्य क्या है? सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। कहने का मतलब जितने आपके उपयोगिता मिल रहा है उस उतने बदले में आप क्या है उसको मूल्य चुकता करते हैं। अब क्या है कि सब सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का नियम और अधिकतम संतोष का नियम, ठीक है, कह रहा है कि आपका मूल्य सीमांत वस्तु के बराबर होता है। तो इसमें कहा है कि एक वस्तु की अवस्था में, है ना, ऐसा आपका पॉइंट कब काम करता है? एक वस्तु की अवस्था में। और सम सीमांत उपयोगिता नियम और प्रतिस्थापन का नियम और अधिकतम संतोष का नियम जो है कह रहा है कि एक से अधिक वस्तुओं की अवस्था में, है ना, क्या बताया जा रहा है कि उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करता है। समझ गए? ये आपको डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि ऐसे स्थिति में आपका उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या आपका मार्शल का विश्लेषण सिद्धांत जो है कब करता है? तो ये आपका स्थिति ये वाला में हो गया आपका एक से अधिक वस्तु में, और इसमें हो गया आपका एक वस्तु की अवस्था में। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि दोनों सिद्धांत, है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस तरह से कुल आपका निष्कर्ष निकलता है कि दोनों जो सिद्धांत है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उपयोगिता। समझ गए? आप लोग को क्लास जो है यहाँ से उपयोगिता स्टार्ट होता है, और उपयोगिता क्या है इसके बारे में आप लोग को समझना चाहिए। उपयोगिता या सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उपयोगिता में बताया जा रहा है कि वस्तुओं या सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। आपका सेवा, जैसे आपका डॉक्टर हो, है ना, आपका मतलब जितने भी कार्य है, ठीक है, कार्य कर रहे हो, वो सेवा दे रहे हैं। और वस्तु, कोई भी वस्तु उपभोग करने का हो, है ना, पहनने का, खाने का, पीने का, कुछ भी वैसा जो वस्तु है वो मानव को अगर संतुष्ट कर पाता है ना, जो उनकी आवश्यकता उतना दे पाता है, वही उपयोगिता है। तो उसे उपयोगिता कहते हैं। इसमें नोट करके बताया गया है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको कितने तीव्र गति से, मतलब कितनी आवश्यकता है, समझ गए, तो इस पे पर भी निर्भर करता है। और इसमें आप लोग देखिए क्या कहता है कि उपयोगिता लाभदायकता में अंतर होती है ना। लाभदायकता एक अलग है, ठीक है, और उपयोगिता एक अलग है। ये दोनों का बीच अंतर है, ठीक है। अगर आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन आए तो ये दोनों को टिक है ना, लाभदायकता को भी उपयोगिता में जोड़ना नहीं है। आप कहता है कि उपयोगिता वस्तुगत ना होकर आत्मगत और सापेक्षिक होती है, ठीक है। उपयोगिता वस्तुगत नहीं होता है ना, याद रखना है। क्या होगा? आत्मगत और सापेक्षिक, ठीक है। अब देखिए होती है जो व्यक्ति एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है ना। व्यक्ति और उनके समय परिस्थिति के अनुसार क्या है, बदलाव आती रहती है। कहता है कि उपयोगिता क्या नैतिकता से कोई संबंध नहीं है ना। उपयोगिता को जो है नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए उपयोगिता, है ना, आप लोग को प्रोफेसर मार्शल जो है उपयोगिता को, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उपयोगिता को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से पुकारे हैं और उनको बंटवारा भी किए हैं। उसमें से एक प्रोफेसर आपका मार्शल जो अर्थशास्त्री है, उनका मानना है कि गणनावाचक अर्थशास्त्री है, ठीक है, तथा इनके विचार को कार्डिनल कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका प्रोफेसर मार्शल की उपयोगिता को गिनती किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको गणनावाचक अर्थशास्त्री कहते हैं। उसी तरह से आपका प्रोफेसर हिग्स और एलन कहते हैं, प्रोफेसर हिग्स एलन, कि इनको आपका क्रमवाचक क्रम में रखा जा सकता है, ठीक है। और इस कारण से हिग्स एलन को क्रमवाचक अर्थशास्त्री नाम दिया गया, और इनके विचारधारा को ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझ गए? आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि उपभोग क्या है? उपभोग किसी वस्तु का मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
प्रयोग किए जाने की क्रिया उपभोग कहलाती है, ठीक है, तथा उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। क्या कह रहा है कि उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। और बताया जा रहा है कि पैरेटो, हिग्स और एलन के अनुसार उपयोगिता को माप नहीं सकते। कौन सा अर्थशास्त्री, आपका पैरेटो, हिग्स और एलन के अनुसार मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर अभी आप लोग को पहले बताया कि प्रोफेसर मार्शल का विचार है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है, माप सकते हैं उपयोगिता को। अब देखिए इस तरह उपयोगिता को, है ना, मापने की बात हो रहा है, तो मापने के आधार पर अर्थशास्त्रियों में दो भागों में गया है, ठीक है। तो बांटने के कारण है कौन सा भाग में बांटा गया है, बटा है। तो एक संख्यात्मक माप के पक्षधर, मतलब संख्यात्मक माप के मतलब पक्ष लेने वाले कौन कौन है, तो मार्शल तथा पिगू, ठीक है। ये वाला पॉइंट में मार्शल तथा पिगू इनके अनुसार किसी वस्तु में पाई जाने वाली उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं, ठीक है। अब उनके बाद कहा रहा है कि क्रमवाचक माप, ठीक है, के पक्षधर क्रमवाचक, आप लोग को पहले बतलाया कि हिग्स, पाल, सैमुअल्सन, है ना, आदि इनके अनुसार उपयोगिता एक वैज्ञानिक अनुभूति है, ठीक है। कह रहा है कि क्रमवाचक, है ना, स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का देख पाए, है ना, कि उपयोगिता वाला पोर्शन समझ गए कि उपयोगिता को कौन कौन सा अर्थशास्त्री कैसे कैसे आपको परिभाषित किए हैं, समझ गए, और क्या क्या उसका नाम दिए हैं, और किनके अनुसार संख्यात्मक माप कर सकते हैं, फिर गणनावाचक माप, क्रमवाचक माप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलने वाले हैं, उपयोगिता को 3 भागों में बांटा जाता है, समझ गए। जैसे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, समझ गए। अब उसका थोड़ा सा डिटेल्स देखने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो कुल उपयोगिता, उपयोगिता की क्रिया में, ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग के लिए हम देख रहे हैं कि उपभोग की क्रिया में पहली इकाई के उपभोग से लेकर, ठीक है, जो आप उपभोग कर रहे हो, पहले जो आप पहले वस्तु का, सेवा का, आपका कह सकते हो उपभोग किए, उनसे लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही, समझ गए, कि लास्ट तक जो आपका उपयोगिता उपभोग से मिलेगा, वहाँ तक का, है ना, प्रत्येक इकाई का जो उपयोगिता मिलेगा, उस सभी उपयोगिता को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका कुल उपयोगिता, ठीक है। जैसे इसमें फार्मूला से आप लोग को बताया गया है कि टोटल यूटिलिटी, है ना, पहला यूनिट आपका, पहला इकाई, पहला उपयोगिता मिलता है E1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस आपका डॉटेड UN, मतलब जितना भी संख्या। उसी तरह इसका आपका फलनात्मक रूप आप देख सकते हैं, TUX बराबर F फलन है आपका QX का, ठीक है। इस तरह से हम लोग आपका कुल उपयोगिता समाप्त होता है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीमांत उपयोगिता की ओर, ठीक है। आपका क्या है, सीमांत उपयोगिता की ओर। कहता क्या है कि किसी दिए हुए समय में उपयोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता कहते हैं, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कि किसी दिए हुए समय में उपयोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे यहाँ पर फार्मूला से आप लोग देख पाते हैं, है ना, MU आपका MUN बराबर आपका है TUN, ठीक है, और माइनस है TUN का आपका नीचे में जो है N-1। तो कह रहा है कि आपका जो अंतिम वस्तु है ना, अंतिम इकाई जो है ना, और उससे जो आप उपयोगिता प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, उससे अगर कुल से माप घटा दिया जाए, समझ गए, तो उससे हम लोग का क्या होगा, आपका सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगा। और एक विधि है आपका MU बराबर है कि आपका टोटल, ठीक है, टोटल आपका कुल यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता बट्टा आपका
क्या है, क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। मतलब इसमें जितना परिवर्तन हो रहा है उतना आपका क्वांटिटी में आपका जो परिवर्तन हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगा। उसी तरह से किसी वस्तु x की सीमांत उपयोगिता को सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको सूत्र देखना है तो एम यू एक्स इसमें आपका है, ठीक है, बराबर डी यू एक्स बाय डी क्यू एक्स, समझ गए। ये आपका फार्मूला है, ये सब आपको मैथ में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए सीमांत उपयोगिता का 3 भेद है ना। सीमांत उपयोगिता 3 भेद है, 3 इसका बनता है आपका पॉइंट, ठीक है। इसमें सिचुएशन जैसे पहला है कि आपका धनात्मक उपयोगिता, फिर शून्य उपयोगिता, फिर ऋणात्मक उपयोगिता। अगर आप इस तीनों पॉइंट को आप अगर एक फिगर के माध्यम से देखिएगा तो और अधिक समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कि आपका जो पोर्शन है इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इसको ग्राफ बना दिया गया, ठीक है। और आपके रोटी की इकाई है ना, इकाई में आपको यूनिट में लिया गया है। ये आपका जो वस्तु है वो रोटी है ना। और उस रोटी के बदले में आप इस देखिए वाई अक्ष में आपको क्या है कि उस रोटी से क्या सीमांत उपयोगिता मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहले रोटी आप खा रहे हैं तो 16 के बराबर है, दूसरी रोटी खा रहे हैं तो 12 के बराबर है, तीसरी रोटी खा रहे हैं तो 8 के बराबर है, चौथी रोटी खा रहे हैं तो आपके 5 के बराबर है, और 5वीं रोटी खाते हैं तो आपका उपयोगिता 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कह सकते हैं कि आपका जो 5वीं रोटी जो है 0 उपयोगिता हुआ, और 5वीं रोटी से पहले जो रोटी है कि यहाँ से हम लोग को आपका उपयोगिता मिल ही रहा था, है ना। तो इसको हम लोग धनात्मक उपयोगिता कहेंगे। मतलब जो उपभोग कर रहा था उसको थोड़ा बहुत कम बेसी है ना, एक लगातार वेब पे गिर रहा था पर उसको फायदा हो रहा था, इसलिए इस पोर्शन को धनात्मक उपयोगिता कहते हैं। और 5वां जो पॉइंट है वो आपको शून्य उपयोगिता करते हैं, ना उससे फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है, समझ गए। तो अब आप लोग को बता दें कि नया आगे इसी का पार्ट के आगे में कि जब आपका एक शख्स क्रॉस करता है ना, अधिक जब 5वां के बाद 6ठे रोटी का उपभोग करता है तो उसे आपका कह सकते हैं कि घाटा होने लगता है, समझ गए, ऋणात्मक उपयोगिता होने लगता है, समझ गए। तो कह सकते हैं कि अधिक रोटी खाने के बाद उनके सहन शक्ति से अधिक रोटी खाने के बाद उसका तबीयत है जो खराब होने लगता है, उसका शरीर में आपका दिक्कतें आने लगता है, पेट खराब होने लगता है। तो जो इस तरह से जो क्रिया होता है वो उसी को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उपयोगिता, समझ गए। अब हम लोग आप लोग देखने वाले हैं औसत उपयोगिता, ठीक है। मतलब उपयोगिता का जो थर्ड पार्ट है, 3 भागों में इसको बांटा गया था। तो ये आपका थर्ड वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि औसत उपयोगिता कहता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में, ठीक है, क्या कहता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल इकाइयों की संख्या से, ठीक है, क्या कह रहा है कि वस्तु की कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो, ठीक है, भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका है ए यू है ना बराबर आपका टी यू बाई एन, कहने का मतलब ये है कि जितने आपके कुल उपयोगिता है, ठीक है, और जो आपका उपयोगिता कुल उपयोगिता आपका 5 वस्तु या 6 वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त हुआ है आप कुल उपयोगिता, अगर उन वस्तु की संख्या से अगर भाग दे देते हैं तो इस तरह से आपका औसत उपयोगिता निकलता है। और हम आप लोग को बता दें कि आज के क्लास में हम लोग उपयोगिता वाले पोर्शन को देखे, पार्ट को देखे और कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से आप लोग के क्लास स्टार्ट हो गया है ना। कुछ पार्ट को हम आप लोग को बता दें कि इसी तरह से लेंगे, और अगले कुछ पार्टों में आप लोग को इसको मिक्स करके लाने वाले हैं मैथ के साथ में, तो कि आप लोग के ज़्यादा थोड़ा आपका हेल्प करे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, है ना। तब तक आप लोग इसे देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, पर आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करें, ठीक है।